बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 19A तक पढ़ा था, जिसमें हमने सक्सेशन के बारे में बात की थी कि अगर हमने सक्सेशन टू टेंडेंसी, अगर कोई भी अगर सक्सेशन है तो कोई भी टेंडेंसी है तो या मजारियत है, वो कैसे आगे क्या होगी, विरासत में कैसे जाएगी। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। 1951 के एक्ट के अमेंडमेंट्स हुई थी, जिसमें वो क्या हुआ था कि उसमें मुस्लिम टेंडेंट्स के बारे में भी बताया गया था। और इसके हम इसको आज ना इस 19A से दोबारा से शुरू करते हैं। इसमें यह है कि अगर ना कोई भी बंदा है ना, वो गवर्नमेंट से ज़मीन लेता है, लेने के बाद वो उसको रिकास्ट करता है या जिस भी मकसद के लिए वो लेता है वो ले लेता है। ठीक है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो मर जाता है तो उसके से क्या आ जाएगी, उसको आगे विरासत मिलेगी, जैसे वैसे ही मिलेगी जैसे मुसलमानों का एक शरीयत ला है ना, उसी के मुताबिक मिलेगी। ठीक है, उसमें ना ये इसका मज़ीद डिटेल जो है 20 आर्टिकल से लेकर 23 जो आर्टिकल है वहाँ उस तक बताई गई है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि अगर कोई भी अगर बंदा है, कोई भी फीमेल है, अगर वो टेनेंसी लेती है, ठीक है, एक महदूद मालकन के तौर पे, ठीक है, वो इसकी मालकन होगी। अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो उसको संभालेगी। अगर उस बीवी की डेथ हो जाती है ना, तो अगर बीवी के पास है तो उसके वो क्या होगी, उसकी जो आगे कौन संभालेगा, उसका शोहर संभालेगा। और जो उसके पास शोहर ने, अगर शोहर ने लिया है ना तो उसकी बीवी संभालेगी। अगर बीवी की डेथ हो जाती है, अगर उसका बेटा है तो आगे उसका बेटा संभालेगा। ठीक है, इसी तरह से बात हो रही है कि ना इनहेरिटेड होती जाएगी। उसके बाद वो तमाम लाज अप्लाई होते जाएंगे। अगर बीवी दूसरी शादी कर लेती है या बीवी की भी डेथ हो जाती है ना, तो वो क्या होगा, उसके कोई औलाद नहीं है ना, तो उसकी टेनेंसी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ना बीवी दूसरी शादी कर लेती है तो भी उसकी वो टेनेंसी का जो एग्रीमेंट होता है वो टेनेंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो उस चीज़ का कोई हकदार नहीं, उसको दूसरा शोहर उस पर कोई हक नहीं रखता, उसकी दूसरी औलाद उस पर कोई हक नहीं रखती। जो पहला शोहर था, जिस पे वो जो शोहर जिस पे उसका हक था, उसकी डेथ हो जाती है ना, उसके बाद या फिर कोई भी किसी वजह से वो नहीं रह पाती, तो वो उसका कोई राइट नहीं है उस ज़मीन पे। हाँ, अगर उसकी बेवा बन के बैठी रहती है तो वो उस ज़मीन की हकदार है, वो इस ज़मीन को काश्त कर इस मकसद में इस्तेमाल करे। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 20 आर्टिकल सबसे ये आप इसका इस जितने भी एक्ट हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप 20 से लेकर 23 का 4 एक्ट हैं जिसमें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें सक्सेशन टू टेनेंट्स एक्वायरिंग अदरवाइज डन बाय पर सक्सेशन। वो कहता है एक बंदा है जिसको विरासत में नहीं मिली, वो अपना क्या करता है, खुद हासिल करता है, टेनेंसी टेंडर पास करता है, वो क्या करता है, खुद अपनी ज़मीन हासिल करता है। तो वो क्या करेगा, वो उसके भी हकदार होंगे। ठीक है, वो कैसे, वो ना उसकी जो विरासत होगी या तो उसके बेटे को मिलेगी या उसकी बेटी को मिलेगी या उसकी बीवी को मिलेगी। उसमें अपने माँ बाप को ऐड नहीं कर सकता। उसका जो असल बेटा होगा, जो हकदार होगा ना, अगर उसका बेटा है तो असल हकदार वही होगा इस्लाम के कानून के मुताबिक। अगर उसका बेटा मुंह बोला बेटा है ना, तो उस एग्रीमेंट में उसका नाम लिखवाएगा कि मेरे बाद इस ज़मीन के हकदार वो है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसकी बीवी उसकी हकदार है। अगर वो दोबारा शादी कर लेती है ना, तो अपने राइट्स खो देती है। ठीक है, अगर उसकी एक बेटी है तो उसकी डेथ है, उसकी बेटी है, अगर वो अनमैरिड है ना, जब तक वो शादी नहीं कर लेती है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो ज़मीन को संभाल सकती है। उसके बाद अगर भी कोई भी ऐसा बंदा जो इसमें वो जो बंदा है जो टेनेंट होगा ना, उस चीज़ को क्या रजिस्टर करवाएगा कि ये मेरे बंदे हैं, ये उसका नाम होगा। चाहे वो हो सकता है कि वो भांजा भी हो सकता है, वो भतीजा भी हो सकता है, वो बेटी का बेटा भी हो सकता है, वो पोता भी हो सकता है। ठीक है, वो उसके बाद उसका मैरिड बेटी भी हो सकती है। जिस चीज़ वो नॉमिनेट लेके वो लिख के बताएगा, वसीयत करके जाएगा ना कि मेरे पर ये बंदा संभालेगा, नॉमिनेट करेगा, तो उसका नाम होगा, नहीं अदरवाइज़ किसी का नाम भी नहीं हो सकता। उसका जो सक्सेसर होगा वो भी क्या करेगा, कलेक्टर से जाके उस चीज़ को लिखवा के उसको देगा, ताकि उसको क्या करे, ऐड कर सके। ये उस बंदे के तमाम राइट्स होंगे जो सक्सेशन में आते हैं, जिसने ज़मीन खुद हासिल की हो। ठीक है, उसके बाद आता है सक्सेशन टू टेनेंट एक्वायरिंग बाय सक्सेशन। एक बंदा है जो उसने खुद से हासिल नहीं किया, उसको दादा परदादा से विरासत में मिली है, तो आगे से वो क्या करेगा। अगर वो मेल टेनेंट है, वो क्या करेगा, वो है तो मेल लेकिन ओरिजिनल टेनेंट नहीं है, वो मर जाता है। उसके बाद उसकी या फिर कोई भी जो फीमेल टेनेंट है वो मर जाती है, फिर शादी कर लेती है या फिर दोबारा से शादी कर लेती है, मैरिज शादी करती है, फिर वो क्या करता है, उसके तो या उसको क्या करती है, उसका वो दोबारा से शादी कर लेती है, उसको तब हक, उसके बारे में सारी हम बात करेंगे। वैसे चीज़ एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी। अगर अगर एक औरत है, ठीक है, अगर पहले सबसे पहले उसको टेनेंसी उसने अलॉट होगी, ठीक है,
उसको कलेक्टर ने कह दिया कि आप इस बंदे की डेथ हो गई, उसके बाद इसके हकदार आप हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल टेनेंट आप हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर एक बंदा है जो उस क्या करता है, उससे शादी कर लेती है, ठीक है, तो वो भी इसके बराबर हकदार होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे केस में अगर एक शख्स है या कोई भी अशखास है कि वो कहते हैं कि अगर टेनेंसी जो है एग्रीकल्चर लैंड पे है या अगर एग्रीकल्चर टेंडेंट है तो वो क्या करेगी, खेती के काम में वो खुद करेगी या फिर उसको किसी भी बंदे को हायर करेगी, टेनेंसी करेगी और वो खुद संभालेगी। अगर वो उसकी जगह में क्या करती है कि अगर वो उसके हकदार में अगर उसने शादी कर ली है, ठीक है, या वो मर जाती है, उसके आगे भी अगर उसकी बेटी है ना तो वही संभालेगी जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं हो जाती, ठीक है। आगे द क्वेश्चन ऑफ ऑनरशिप नॉट टू इफेक्ट नॉमिनेटिंग ऑफ हेयर। वो कहते हैं कि अगर कोई भी ज़मीन अगर सक्सेसर में की तरफ से नॉमिनेट हुआ है, कोई भी विरासत में किसी को मिली है ना, तो वो क्या करेगी, उसमें उसकी क्या हो जाए, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट मौजूद होगा, टेनेंसी में उसके ऑनरशिप का जो राइट है ना वो अटेन कर लेगा, ठीक है। उसके ऑनरशिप जो होगी ना, उसका जो हक होगा ना, उसमें उसको नॉमिनेट करेगा। और वही तमाम नॉमिनेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक वो बंदा खुद ना कह दे। वो कहेगा कि अनलेस द डेट ऑफ नॉमिनेशन एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड टू द कंट्रेरी बी अनअफेक्टेड बाय सच इक्वेशन ऑफ ऑनरशिप। वो कहते हैं कि बाप दादा की विरासत में मिली, उसके बाद उसके दादा ने उसको काश्त की, फिर उसके बाद उसके बाप ने की, फिर उसके बाद उसके खुद की बात आ जाती है, फिर उसके अलावा उसकी औलाद होगी, वो आगे कैसे ऐसे नस्लें बढ़ती जाएंगी और तब तक बढ़ती जाएंगी तब तक को इसका एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो जाता या फिर कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं पैदा हो जाते, ठीक है। उसके बाद ना ये ऐसे ही चलती जाएगी। ओनरशिप जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसके नाम पे है, वो जिसके एक बंदा जिसकी डेथ हो जाती है ना, उसका आगे जो विरासत बनेगा उसके नाम पे आ जाएगी। उसके बाद जब वो उसकी डेथ हो जाती है ना, उसके बाद आगे उसके वारिस बनेगा ना, उसके नाम पे आएगी। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती जाएगी। ये सब ट्रांसफ़र रिकॉर्ड मेंटेन करना किसका काम है, लैंड ऑफ रेवेन्यू में हमने पढ़ा था, इसका काम है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। और जो हम टेनेंसी एक्ट है हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे ना, उसमें भी इसकी बात होगी। ये जो टेनेंसी एक्ट है किस तरीके से होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये तो हम पहले ने बस क्लोनेसी लैंड के पढ़े हैं ना। जो टेनेंसी होगा ना उसमें हम हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आगे है रिवोकेशन ऑफ नॉमिनेशन। रिवोकेशन, अगर कहते हैं कि एक बंदा है वो उसने अपनी ज़मीन किसी के नाम कर दी है, ठीक है, अगर वो उसका सक्सेसर है, ठीक है, वो जब चाहे तो उसको सक्सेसर रखते हैं, लेकिन उसके बाद ना उसकी डेथ हो जाती है या किसी की वजह से उसकी जो ऑनरशिप है ना उसको मिलनी होती है, वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने इस बंदे को नॉमिनेट किया था कि मेरे बाद ये वारिस होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जो नॉमिनेशन हुई थी मैंने करवाई थी उसको ख़त्म कर दी जाए, मैं इस बंदे को अपना सक्सेसर चूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, अगर वो इसके इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर ब्रीचेज ऑफ कंडीशन। ब्रीचेज, अगर कहते हैं कि अगर कलेक्टर कहता है ना कि ये बंदा जो है वो सही काम कर रहा है ना, उसको कुछ नहीं किया, अगर उसको लगता है ना कहीं भी टेंडेंसी में इसी कंडीशन में कोई डिफरेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, उनके उसूल के खिलाफ काम हो रहा है, या फिर उसने कहा था कि मैं इसमें ज़मीन काश्त करूँगा, तो वो क्या करता है वहाँ पर उसने बिल्डिंग बना ली या फिर उसने कोई और काम करना शुरू कर दिया, उसने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया, उसने ठेकेदारी के लिए थी ज़मीनें लगाना शुरू कर दी। उसने कहा था कि मैं ना क्या करूँ, उसके ऊपर फिर पेनल्टीज़ लगाएगा। पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं, उसको 10,000 रुपये जुर्माना दे सकता है या फिर उसकी टेनेंसी को ख़त्म कर सकता है। उसके दो ही काम पर, या उसकी क्या 10,000 से ज़्यादा 10,000 जुर्माना कर सकता है या फिर उसकी टेनेंसी को ख़त्म कर सकता है। अगर कहते हैं कि अगर वो मज़ीद इसमें क्लास में बताया कि अगर उसने वो जो बंदा है जिसने टीनेंट है उसने ज़मीन ली थी ना, जो वो कहता है कि उसकी जो गलती वो कर रहा है या जो जुर्म कर रहा है ना वो ठीक किया जा सकता है, तो कलेक्टर पहले उसे नोटिफाई करेगा, तब पहले उसे ऑर्डर करेगा। वो कहेगा इस जो आपने कोई काम कर रहे हैं ये रुक जाए, इसको ना करो, और जो इस पर जितना भी है ना इसको सेट करो, इसको क्या ऑर्डर दी रिजम्पशन ऑफ द टेनेंसी, वो क्या करेगा टेनेंसी को सेट करेगा। अगर वो ठीक हो जाता है उसमें वो लिख के ऑर्डर देता है, अगर वो ठीक कर लेते हैं तो इसके ऊपर एक ख़ास टाइम के अंदर तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा, ठीक है। अगर वो नहीं करता ना तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, फ़ाइन होगा। उस टाइम कितना टाइम दे, एक नोटिस जारी करेगा, नोटिस से लेकर एक टाइम तक जिस एक लिमिट बताई जाएगी, वो लिमिट होगी 1 माह के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर उसने उस चीज़ को सेट करना होगा। अगर वो सेट कर लेता है फिर तो कोई उसको जुर्माना नहीं, अगर वो नहीं सेट करता तो क्या उसको 10,000 जुर्माना होगा या फिर उसका क्या हो सकता है, उसके टेनेंसी का जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है पावर 25 नंबर, इसके है पावर टू री एंटर एंड प्रोविजन एज टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा है ना वो कहता है कि ना उसके रेसिडेंसी ली हुई है,
एक ऑर्डर देता है कि ना इस बंदे के पास एक ज़मीन है एक के और लास्ट प्रोसीडिंग्स कई कई वो कहते हैं पिछले हिस्सों का हम देखते हैं ना, अगर मतलब ये 24 एक्ट में हमने पढ़ा है ना, जिसमें पेनल्टीज़ की बात हो रही है, इसमें ब्रीचमेंट करते हैं, इसमें कहते हैं अगर अगर कहीं से कलेक्टर को महसूस होता है ना कि वो ज़मीन में क्या होते हैं वो खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस हम काम के लिए तो वो काम नहीं हो रहा, तो क्या करे उस ज़मीन में दोबारा से जाएगा और वो चेक करेगा चेक करेगा और उसके बाद वो देखेगा क्या वो बात वैसी है या मुझे गलत फहमी हो रही है, उस चीज़ को रिवाइज़ करेगा, डिटरमाइन करेगा। उसके अगर उसको बात ठीक लगती है तो उसको क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, उसको एक subject to payment of compensation to the fixed by the collector for uncut and ungathered crops or for improvement if any there may be have been made by the tenant। अगर वो ज़मीन में कोई लीगल काम हो रहा है या फिर वो जो ज़मीन में वो उसने कहा था कि मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा, एक फैक्ट्री लगाऊंगा, उसने क्या कि काश्तकारी करने लग गया, तो उसकी जितनी भी ज़मीन थी ना, अगर वो अनकट है ना, तो अनगैदर्ड क्रॉप्स है ना, तो वो क्या करेगा, उसको जब्त कर लेगा। अगर नहीं है, अगर उसको उसकी जो गलती है वो उसका सही करने वाली है ना, तो क्या करेगा, उसकी फसलें तो क्या करेगा, उसको वापस ले लेगा, ज़मीन अपनी वापस ले लेगा। ठीक है, अब ये देखिए ना, मैं आपको थोड़ी सी ना एक चीज़ बता रहा हूँ कि 25 और 26 जो एक्ट आपस में थोड़ा सा ना मिक्स मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसका ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, जो है ना पावर टू री एंटर प्रोविजन टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, वो कहता है कि एक जगह है उसको दी गई है, टेनेंट को दी गई है। ठीक है, उसमें कलेक्टर जाता है, उसको देखता है और ज़मीन के बारे में देखता है। ठीक है, वो कहते हैं कि ना वो जो जिस कैंपस पे काम गलत काम हो रहा है ना, उसको क्या कहता है, कंपनसेशन देता है। वो कहता है कि ना कलेक्टर कहता है कि ना तुम्हारी जब तक ये तुम्हारी काटें नहीं हो जाती है, ज़मीन की फसल ख़त्म नहीं हो जाती, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती ना, तब तक क्या करते हैं इसमें, तब तक आप इसके टेनेंट है। जब इसके टेनेंट जब ये फसलें कट हो जाएंगी ना, उसके बाद आपकी टेनेंट से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो कहते हैं कि अगर प्रोवाइडेड इफ द टेनेंसी बी अलॉटेड टू अदर पर्सन द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इफ एनी पेड टू आउट गोइंग टेनेंट शैल बी रिकवरेबल बाय कलेक्टर फ्रॉम द इनकमिंग टेनेंट। वो कहते हैं अगर कोई एक बंदा उसकी ना उसने उससे लेके किसी और बंदे को अलॉट कर दिया है ना, तो वो क्या करेगी, उसमें वो जो ऑन गोइंग टेनेंट होगा ना, उसमें क्या होगा कि वो जो कलेक्टर होगा जो ऑन गोइंग होगा ना, उससे नहीं लेगा, क्या करेगा, इनकमिंग टेनेंट से क्या करेगा, अपनी पेमेंट है वसूल करेगा। उसके बाद आता है 26 में ये है कि एक मतलब इसमें इंटर जाता है ना, प्रोविजंस टू री इंटर ऑन एंड कंपनसेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन साइट्स अलॉटेड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अगर एक बंदा जिसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए क्या लिया था, एक जगह ली थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, रिज्यूम अंडर दिस प्रोविजन ऑफ 24 25 के तहत उसने क्या कर, उसने गलत कर दिया। 20 देखिए, हम थोड़ा सा याद भी करते हैं, 20 से लेकर 23 तक जितने भी देखे वैसे अगर देखें 19 सक्सेशन से बनते, 19A से 19A से सक्सेशन स्टार्ट हो रहे, 23 सक्सेशन तक पढ़े हम, 20 आगे 24 25 और 26 हमने पढ़ रहे हैं इसके ये ब्रीचमेंट के कंपनसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रीएंट्री की बात हो रही है। ठीक है, या 25 से 26 24 25 और 26 में यही बात है कि कलेक्टर उसमें इंटर तो दोबारा देखते हैं ना सर्च को, कहते हैं कि अगर उसने कहा है कि अगर प्रोवाइड उस पर एक फिक्स जुर्माना लगाता है, उसको सैड नोटिस जारी करता है, अगर उसके अंदर वो ठीक कर लेता है, वो कहता है नहीं मैं ना इसमें ख़त्म करके रेजिडेंशियल बनाता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, कंपनसेशन के बाद वो क्या कहेगा, उसमें कहेगा परमिट उसको देगा कि या तो इससे हट जाओ, अपनी बिल्डिंग बनाओ, या फिर उसमें ना क्या उस जगह को सेट कर दो। उसके बाद 27 आर्टिकल उसमें कहते हैं सेविंग ऑफ सर्टेन टेनेंसीज एंड कंडीशन। इसमें नथिंग इन सेक्शन 24 25 26 25 24 25 26 अगर मैं कोई बंदा है जो ऐसे ज़मीन ले लिया, इसके 3 एक्ट हैं। 24 हमने ये पढ़ा कि अगर ज़मीन लिया उसने काश्तकार के लिए, अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसे वापस ले ली जाएगी और उसको ज़मीन जब तक काटनी हो जाती है वो वापस दे दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसका जो वो अगर वो कोई इलीगल काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, उसकी ज़मीनें भी क्या हो जाएगी, टेनेंसी भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़मीन भी जब्त हो जाएगी 26 में। ठीक है, 25 में और 27 में अगर किसने बिल्डिंग के जो वो ली है, किसी ने साइट्स ली है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कि वहाँ पे काश्तकारी करने लग जाते हैं, कोई भी गलत काम करता है ना, तो वो क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, उसको एक फ़िक्स अमाउंट है उसको जुर्माना करता है। ठीक है, उसको कंपनसेशन रिजर्व कंपनसेशन देता है, देने के बाद वो कहता है उस चीज़ को आप हटा दो, ख़त्म कर दो, ओवर टाइम से भी ख़त्म कर सकता है और वो किसी और बंदे को अलाउड कर सकता है। अब 27 में कहते हैं कि ना अगर ज़मीन जो है इरीगेटेड बाय रेक एंड मिया, ये देखिए ये ऑप्शन आ सकता है, अगर ज़मीन जो है ना इन केस ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय रेक
एंड मियां अली ब्रांच ऑफ चनाब कनाल अलॉटेड बिफोर द 12th day of August। जो 12 अगस्त तो 1896 से पहले चनाब कनाल पे जो वाक़ है ना, एक है रेख और दूसरे मियां अली ब्रांच। ये देखें, याद रखिएगा, एक है रेख, इसको कहते हैं रख रख रख, और दूसरा है मियां अली ब्रांच। दो ब्रांचेस हैं चनाब कनाल की जिसको ज़मीन अलॉट की गई हूँ। इसकी इस दिन से पहले जो ज़मीन अलॉट की गई वो वाली ज़मीन है। और एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन रिगार्डिंग आर्बोरी कल्चर इंक्लूडेड इन एन स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन अदर दैन द स्टेटमेंट रिपोर्टिंग टू ट्री प्लांटिंग टीनर्स। और एक वो हैं जो ट्री प्लांटिंग टेनर्स। अगर टेनर्स है जिसने ना, वो क्या करता है कि एक ज़मीन लगाई, दरख्त लगे हुए हैं एक जगह पे, तो क्या उन दरख्तों को काटना शुरू कर देता है। ठीक है, एक वो स्कूल पॉइंट्स ही कहता है कि टेंडेंसी स्केज्ड अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 4 except to such extent as may be specified in the statement of condition applicable to such tenancies। वो कहता है कि एक बंदा कहता है कि ना प्रोवाइडेड टू सेक्शन 4। अब वो कहते हैं कि ना सेविंग ऑफ सर्टेन टेनेंसीज एंड कंडीशंस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है जो भी एक बंदा करता है। अगर एक ये है कि इनगेटेड जो है सर्विंग करती है, रेख और मियां अली ब्रांचेज हैं चनाब अली के नज़दीक, उनकी ज़मीन 12 अगस्त पे वो सर्विंग होगी, उसमें इस तरह की कोई ब्रीचमेंट नहीं आती। अगर कोई बंदा जो है वो क्या करते हैं, प्लांटिंग टेनेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, वो दरख्त काटना शुरू कर देते हैं, ज़मीन को बंजर कर देते हैं। और वो इस तरह के कोई गलत हरकत करते हैं ना, तो भी उनको भी फ़ाइन और जुर्माना हो सकता है। कहते हैं सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट टू द रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें हम बोल रहे हैं कि सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट टू बी रिकवरेबल एज एरियर। अगर एक बंदा है जिसकी टेनेंसी है, अगर वो ना कहता है कि उसकी टेनेंसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो क्या कहती है कि वो कहता है कि ना मेरी जो है टर्म्स कंडीशन बताई जाती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन जमा हो जाता है, उसको फ़ाइन किया जाता है। उसका फ़ाइन वो क्या करता है, उसके फ़ाइन करते हैं जब वो गलत काम करते हैं ना गवर्नमेंट लैंड पे, तो उसको फ़ाइन किया जाता है। उसके बाद फिर कन्फिस्केशन की जाती है ना, उसके जो कॉस्ट होती हैं, पेनल्टीज़ होती हैं ना, वो तमाम उसको करनी होती है, ज़रूर रिकवर करनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगर वो लैंड एरियर है ना, तो भी वो क्या करेगा, तब भी इसको पे करनी ज़रूरी होगी। अगर वो इस तरह से नहीं पे कर रहा ना, तो लैंड एरियर के तौर पे क्या करेगा, उसको वो वापस रिटर्न करेगा। अगर एरियर वो होता है, आपने लैंड रेवेन्यू में पढ़ा होगा, जो अपनी टैक्स नहीं देता, जो ज़मीन जो रेवेन्यू होता है ना, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को ना अपनी एक अमाउंट होती है, सर्टेन अमाउंट होती है, 5% to 10%। अगर बरानी है तो फिर होगा 20%, अगर आबी है तो 10% क्या करेगा, टैक्स लगेगा और उसने देना है। ये किस पे लगता है, नेट एसेट पे लगता है। अगर पावर टू एप्रीगेट कंडीशन, अगर बोर्ड रेवेन्यू जो है ना, वो कहता है कि ना अप्रूवल गवर्नमेंट, वो कहता है कि किसी भी टाइम से ऑफिशियल गैजेट में क्या देता है कि ना मैं ना इस बंदे के साथ अपनी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करता हूँ, या फिर मैं इस माहदे को ख़त्म करता हूँ। वो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, लेकिन ये कोई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी टेनेंसी का एक टेन्योर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब है आर्टिकल नंबर 30, ये आ जाता है चैप्टर नंबर 3 में, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोप्रिएटर्स। इसमें होता है क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रोप्रिएटरी राइट्स वही होते हैं कि एक बंदा है जो ज़मीन हासिल करता है ना, ठीक है, वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ से भी अपना साइन करता है। फिर उसके बाद जाते हैं कलेक्टर, जो होता है कलेक्टर क्या करता है ना, वो भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना एक ज़मीन जो होती है ना, वो सीज कर देता है। ठीक है, अंडर इशू जो अबव मेंशन, कोई भी इशू बन जाती है, किसी कोई भी कोई लीगल काम करता है उसको पेनल्टी पड़ जाती है, या फिर उनकी एग्रीमेंट खत्म, या तो एग्रीमेंट ख़त्म कर दी जाती है, फिर ऐसा जुर्माना लिया जाता है। अगर जुर्माना दिए तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। अगर बात आ जाती है कि ज़मीन को ख़त्म करने की, एग्रीमेंट ख़त्म की, टेनेंसी ख़त्म करने की, तो उसकी फिर उसको ख़त्म करने के बाद ना एक ऑफिशियल गैजेट में बता दिया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में कि ना इस बंदे से हम क्या करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपना मुआहदा। ठीक है, उसके बाद अगर टेनेंसी जारी रहती है तो वो क्या होगा, जैसे मुस्लिम शरीयत के बारे में पैसे बताती जाएगी। और जो बोर्ड और रेवेन्यू होता है ना, वो इस चीज़ के पाबंद होता है ना कि हर चीज़ के बारे में इसका जो राइट है ना, उसको क्लियरली बताए। ठीक है, आगे है यहाँ पे है
पार्ट 2 इफ़ एनी टाइम अगर बोर्ड ऑफ रिव्यू अगर बोर्ड ऑफ रिव्यू सेटिस्फाइड दैट पर्सन हैड एक्वायर्ड अंडर एक्ट टेनेंसी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड मीन्स ऑफ अगर वो कहते हैं कि अगर जिस बंदे ने ज़मीन हासिल की है ना उसमें बोर्ड ऑफ रिव्यू कहते हैं कि अगर जिस बंदे ने ज़मीन हासिल की है उसने कोई फ्रॉड नहीं की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो क्या करेगी, वो किसी भी सूरत में दोबारा पता चलने पे उसकी प्रॉपर्टी के जो राइट है ना वो वापस लिए जा सकता है और उसकी जो कंडेम्ड कंडीशन वो भी अबॉलिश हो जाएंगी। और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एक वो करेगी, फैसला कर देगी जिसमें ऑफिशियल अगेंस्ट उसकी पेनलाइबिलिटी भी उसमें बताई जाएगी, उसमें पेनल्टी जो होगी वो भी बताई जाएगी। ठीक है। बोर्ड रेवेन्यू जो होता है अगर वो कहता है कि ना शोइंग केस पास इन ऑर्डर रेज्यूमिंग लैंड, वो उसमें ऑफिशियल गैजेट में बताया जाएगा हम इस बंदे से वापस ज़मीन ले रहे हैं और इसकी वजह भी बताएंगे। 30 कहते हैं राइट ऑफ अलाइनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड रूल ऑफ सक्सेशन टू सर्टेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर्ड बाय फीमेल। अगर कोई ज़मीन ऐसे कर लेती है तो फीमेल तो उसके बदले में क्या कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर फीमेल लेती है तो क्या हो जाता है कि उसके आगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेनेंट मतलब मेल बनता है, डायरेक्टली जो हस्बैंड बनता है या फिर हस्बैंड या फिर बेटा, वो क्या कर उसके पास राइट है उसको क्या करे, उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको वो क्या होगा हकदार, विरासत में होगा, हकदार होगा। अगर ठीक है, अगर वो किसी भी मेल पर्सन को थी उसके बाद फिर मेल के पास थी या हस्बैंड के पास थी या फिर उसके बाप के पास थी तो उसके बाद उसके पास आई है ना, तो आगे मज़ीद वो जब तक वो शादी नहीं कर लेती था वो या फिर उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो खुद उसके पास रहेगी। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही है सेम। अब चैप्टर नंबर 4 है सप्लीमेंट्री प्रोविज़न। सप्लीमेंट्री में होता है कि अगर कोई भी बंदा है ना जिसमें पहले ज़मीन सप्लाई सर्विसेज, इसमें कोई भी बंदा सर्विस देते हैं उसके बदले में उसको ज़मीनें दी जाती हैं। ठीक है। अब बंदा कहता है कि एक बादशाह पहले सलामत क्या कहते थे कि मेरे जानवरों को चढ़ाओ, इसके बदले में इतनी ज़मीन ले लो। पहले तो थे मेयर्स कैमल्स नॉट देयर प्रोजेनी मेंटेन अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशंस नॉट बी अटैच्ड आर सोल्ड। लेकिन वो कहते हैं कि ना एक नो मेयर और कैमल आर देयर एंड नॉमिनेटेड इन अकॉर्डेंस। वो कहते हैं कि ना अगर बादशाह ने किसी बंदे को ज़मीन दी है, ऊँट दिए हैं या फिर घोड़े दिए हैं या फिर खच्चर दिए उनकी देखभाल के लिए काश करने के लिए, वो क्या कहते हैं कि एक वो ना उसको देता है। वो कहता है कि इस बंदे को आप इसको पालो, आप इसकी परवरिश करो, इसकी देखभाल करो, इसके बदले में आपको 25 एकड़ 50 एकड़ जितने भी एकड़ हैं आपको दी जाती है। ठीक है। इसका कोई हिसाब किताब आप नहीं होगा, बदले में आपने इतना करना है कि इनके जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल करनी है और इनके बच्चे जब तक 18 माह का ना हो जाए ना आप किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद कहते हैं पावर टू रिएंटर इन केस ऑफ सिक्वेटर्स एंड ट्रांसपेरस सिक्वेटर्स। कहते हैं कि वन ए कलेक्टर इज सेटिस्फाइड दैन पर्सन हैज टेकन पोजीशन ऑफ लैंड इन कॉलोनी व्हिच हैज़ नो राइट टू टाइटल। कलेक्टर में अगर कहते हैं अगर कलेक्टर को कहीं से भी लगता है, अगर उसे लगता है ना कि इस कॉलोनी की जो जगह ले गई थी या फिर उसके बाद जिस बंदे के पास थी वो वाला बंदा अब हैज़ नो राइट टाइटल, इसके पास कोई राइट नहीं है, कोई भी हकदार नहीं है उसका, वो क्या उस जगह पर जा सकता है, वो कह सकता है कि वो कहता है कि फोर्थ विद री इंटर अपॉन लैंड एंड रिज्यूम पोसेशन, अब इसको दोबारा उस ज़मीन को हासिल कर लेगा और उसकी जो तमाम ज़मीनें होगी वो उसकी जितनी फसलें कि उसको भी रख लेगा, ट्रीज़ एंड बिल्डिंग जितने भी हैं बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विदाउट पेन। वो क्या करेगा किसी भी वो जो पहले थी क्या, पहले उसको घोड़े दिए गए थे, वो खच्चर दिए गए थे उस बंदे के पास, अब बंदे उसकी डेथ हो गई ना तो वो ज़मीन का अब कोई वारिस नहीं रहा। ठीक है। या फिर जो जानवर थे वो नहीं रहे, अब वो उस जगह पे वो कोई और काम करना शुरू हो गया, फसलें वगैरह उगना शुरू हो गई हैं, उसमें जितने भी फसलें हैं, जितने भी दरख्त हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं ना, उसमें कोई घर वगैरह भी बना हुआ है ना तो उसमें कोई भी पेमेंट नहीं करेगी और वो क्या करके वो गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में ले लेगी। अगर पेनल्टीज़ की बात है, कहते हैं कि अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर है ना कोई किसी के ना, अब यहाँ पे बात आई कि वो कहते हैं कि वो ब्रेक कोई भी असूल तोड़ता है, वो कहते हैं कल्टिवेशन इलाके में जाते हैं ना वो बगैर किसी वजह के किसी को वार्न कर देता है, टेनेंसी जो अलॉट होती है उसका रेजिडेंशियल जो इलाका होता है ना उस पर कोई बैन लगा देता है या फिर उसके जो पानी के चैनल होता है उसके वजह से रोड कैनाल किसी भी चीज़ का कोई किसी भी तरह का इलीगल वो क्या करता है अफेक्ट करते काम करता है ना तो उस पर क्या कर उसको भी पेनल्टीज़ मिलेंगी। ठीक है। वो क्या करते हैं कि ना अब उसकी क्या हो सकती हैं, अब इसका मज़ीद थोड़ा सा ना इसमें एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसमें से ना आपको समझना चाहिए। इसका जो ए है ना वो कहते हैं कि क्लियर और ब्रेक अप द फॉर कल्टिवेशन कल्टिवेट एनी लैंड विच इज़ अनओन्ड बाय। एक बंदा है जो क्लियर साफ़ करता है या तोड़ता है, कोई भी असूल तोड़ता है या फिर वो क्या करता है काश्त करता है कोई भी ज़मीन जो उस मालिक की थी। ठीक है। अब वो गवर्नमेंट की तरफ से हासिल हुई थी। ठीक है। उसमें टेनेंसी नहीं होती, इसमें नॉट एनी टेनेंसी अलॉटेड रेजिडेंशियल एरिया, इसमें ना तो कोई अलॉट हुई थी ना ही रेजिडेंशियल इलाका है। ठीक है। तो वह कोई इलाका हो सकता है या फिर कोई कम्युनिटी हो सकती है या इसमें ना कोई भी रोड कोई भी नहर है या कोई भी पानी है।
वो कहते हैं कि इरेक्ट एनी बिल्डिंग इन एनी सच, किसी जगह पे कोई भी ज़मीन फेल और अदरवाइज डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग ट्रीज ऑन लैंड, और फिर जो भी उस ज़मीन पे जितने भी दरख्त हैं उसको तबाह करना। उसके बाद उस ज़मीन पे कोई भी इनरोच बनाना, मतलब रुकावट बनाना। उसके बाद इनकेवेशन और कंस्ट्रक्ट ए वाटर चैनल उन सच, इस तरह की ज़मीनों पे क्या करना, कोई पानी के सिस्टम बनाना जिसमें पानी के नहर बना देना, ट्यूबवेल लगा देना या कोई भी काम कर देना। इस तरह का कोई भी काम होगा तो उससे, अगर इलीगल काम है ना तो क्या उसमें पेनल्टीज़ होंगी। अब उसमें उसके खिलाफ भी कंप्लेन होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको भी सज़ा दी जाएगी। कौन सज़ा देगा? मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है। उसमें जो होगा ना 200,000, 2,000 से ज़्यादा, 2 लाख से 200,000, 2 लाख से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगी, फ़ाइन उसको नहीं होगा। उसकी सज़ा क्या होगी? 6 मंथ होगी। देखिए हमने जो पीरा एक्ट पढ़ा है उसमें भी क्या सज़ा है पीरा एक्ट में, उसकी ना अगर वो है पेनल्टीज़ जो है 1 लाख है और 6 माह की सज़ा है। और जो क्लोनाइजेशन है इसमें भी देखो 6 माह की सज़ा है और 2 लाख है, या फिर दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेनेशन बताइए। अगर एक बंदा है ना वो क्या करता है कि फेलिंग ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एन ओनर और टेनेंट इन एनी विलेज, अगर किसी जगह पे या रोड पे या कहीं भी जगह पे एक टेनेंट जो है अपने खुद उगाता है, उसको उखाड़ता है ना, उसके उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस गवर्नमेंट के दरख्त अगर वो उखाड़ लेता है, वो उतार लेता है, जैसे कि आजकल नहर है, जो नहर के ऊपर जितने भी दरख्त हैं ये सरकारी होते हैं, इसको कोई इसकी ना प्रॉपर देखभाल की जाती है, इसके ऊपर सिलेक्शन होती है, इसकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। तो कोई भी इसको नहीं काट सकता, उसको काटने की उसको इजाज़त नहीं होती कि उसकी काटेगा। हाँ, जो गार्ड होता है उसको कहीं से लगता है कि ये दरख्त है, ये पैसेंजर्स के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, या फिर वो गिर जाता है या कोई आंधी वगैरह आ जाती है, तो तब उसका वो क्या उसको काट सकता है, अदरवाइज किसी का राइट नहीं है उसको काट सके। उसके बाद एडिशनल पावर्स टू कलेक्टर इन रिगार्ड ऑफ ऑफेंस, अगर कोई है ऑफेंस करता है ना, अगर ऑफेंसर जो है वो ज़्यादा हो जाता है ना तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। उसमें कहा जाता है कि अगर एक कलेक्टर है ना वो ऐसा काम 33 सेक्शन के तहत, मतलब पीछे बताई गई चीज़ें उसके साथ कोई भी काम कर रहा होता है ना, तो वो क्या उसकी प्रोसीडिंग करता है, ऑफेंस करता है। वो कहता है कि अगर जो सेक्शन 33 के तहत अगर उसकी ज़मीनें जो हैं उस ज़मीन पर ज़मीनें उगाता है, काश्त करता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो ज़मीन को कवर करता है, उसके बाद रिकवर करता है इसमें भी एक्सेस वैल्यू देयरफॉर, और उसकी क्या होगी, ऑफेंडर की क्या होगी, उसकी वैल्यू उसके मुताबिक उसको दे दी जाएगी, लेकिन उसकी टेनेंसी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरे में अगर टेरिटरी एक्शन के तहत अगर ज़मीन जो है एक्सेस बाय एसिस बाय वैल्यू ऑफ ट्रीज और ट्री डिस्ट्रॉयड, वो जितनी वो दरख्तों की जो होगी वैल्यू होगी उसके मुताबिक जितने दरख्त वो डिस्ट्रॉय होगा ना उसके मुताबिक उसको जुर्माना होगा। इन केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3BDE तो काज द बिल्डिंग और द ऑर्डर इंक्रोचमेंट टू बी डिमोलिश, कोई भी अगर उसने कोई काम किया है ना, कोई भी एक बिल्डिंग वगैरह बनाया उसको तबाह कर दी जाएगी, उसने कोई चैनल बनाया तो वो भी तबाह किया जाएगा ना, जिसकी वजह से अपना वो क्या उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी ना वो उसको खुद की जिम्मेदार होगा, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। क्या उसने तबाह किया तो उसको दिया पावर टू लेवी ए कैसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन विलेज एक्सपेंसेस। अगर कहते हैं कि अगर एक बंदा है मेजोरिटी है, अगर टेनेंट है ना, उसके जो है ऑनर्स हैं ना, वो कहते हैं कि एक खित्ता बनाते हैं, वो कहते हैं कि ना उसमें वो विलेज पर्पज़ गांव के मकसद के लिए कलेक्टर क्या कहते हैं कि ना इसके बदले में आप क्या करो कि मुझे ना एक जो जितने भी रिहायशी हैं ना इसको कलेक्टिवली मुझे इसका क्या करें, एक रेट है वो इसको क्या करें दे, ठीक है, ताकि वो इसके वो स्टैंड किया जा सके। एनी हैस लाइएबल इन एनी स्टेट अंडर दिस सेक्शन शेल बी रिकवरेबल एंड एज एन ईयर। वो कहते हैं कि इसमें तमाम जितने भी जगह पर रह रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस साफ ज़ाहिर जो जगह जहाँ पे रहता होता है ना उसको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर वो ज़मीनें काश्त कर रहा है तो वो क्या करेगा, एरियर के तौर पर लैंड रेवन्यू एरियर के तौर पर देगा। अगर वो कोई मतलब उसके ज़मीन ने को ठेके पे काम लिया होगा ना तो फिर उसके बाद क्या करेगा, क्या स्टेट होगा जिस खत्ते का वो काश्तकार होगा ना, काश्तकारी कर रहा होगा ना, उसके रिलेटेड उसी में से उसका क्या होगा, उसका वो सेस लिया जाएगा, ठीक है। सेस होता है जुर्माना, ठीक है, इसको टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, खराज भी कहते हैं, लगान भी कहते हैं, खराज और लगान, रेंट एंड सेस। खराज कहते हैं रेंट को और लगान कहते हैं सेस को।
jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड एज रिगार्ड मैटर राइजिंग अंडर दिस। इस कहते हैं कि इस अंडर के तहत जो है ना वो अगर जो कलेक्टर जो काम करता है ना तो वो क्या करेगा, तो उसके फैसले मजिस्ट्रेट करेगा, ना कि सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। और उसमें अगर मज़ीद ज़्यादा मसला है तो क्या प्रोविजनल उसको खुद करेगी, ठीक है। अगर सिविल जो है कलेक्टर इज पावर टू बाय हिज एक्ट टू डिस्पोज एंड शैल नॉट टेक कॉग्नाइजेबल ऑफ द मैनर इन विच प्रोविजनल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर मे ऑर्डर ऑफिसर एक्सरसाइज एनी पावर वेस्टेड इन इट एंड होम बॉडी। वो कहते हैं कि अगर वो जो है जितने भी फैसले होंगे वो कलेक्टर खुद करेगा, वो जो फिर मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन इसमें जो है सिविल कोर्ट्स जो है इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स इंडिपेंडेंट, अगर कोई बंदा है जैसे पब्लिक के सर्वेंट्स के काम करेगा उसके उससे कोई नुकसान हो जाता है उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उसकी जो नीयत थी वो बिल्कुल साफ़ थी। आगे लीगलाइजेशन ऑफ ऑर्डर पास्ट प्रीवियस ऑफ द एक्ट। अब जितने भी इसमें एक्ट हैं उसमें जितने भी ऑर्डर्स दिए गए हैं ना वो पास करना बेहद ज़रूरी है। उसमें सबको मेनटेन रखना किसका काम है, एक ऑफिसर का काम है। जो ऑफिसर जो होते हैं वो कलेक्टर भी हो सकता है, कोलोनाइजेशन ऑफिसर भी हो सकता है, असिस्टेंट कोलोनाइजेशन ऑफिसर भी हो सकता है, सेटलमेंट कमिश्नर भी हो सकता है, या एक्सरसाइजिंग वो कोई भी असिस्टेंट कलेक्टर हो सकता है, या फिर एक रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है। वो क्या करेगा, जितने भी उसके रूल्स बनते हैं उसको अप्लाई करेगा, उसके बदले में जो रेवेन्यू बनेंगे वो भी लेगा, उसमें जितने भी एक्शंस होंगे उसको काबू करेगा, उसको देखेगा, कंट्रोल करेगा, उसको मेनटेन करके ताकि हालात काबू में रहें और ठीक रहें। इसमें किसी भी तासुब के बगैर वो क्या करेगा, इसको अब इसमें ये बात है कि अगर कोई भी तो होता है ना वो कलेक्टर वो कहता है कि ना वो कहता है कि इस ऑनर से लेके ज़मीन में किसी और ऑनर को रेट करो। यही कलेक्टर के पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो अपनी ज़मीन में किसी और को ले सके। अगर वो ऐसा करता है ना, या तो फिर वो क्या करता है, वो जो ऑनर टेनेंट होते हैं वो जाके ऊपर जो होता है ऊपर उसके ऊपर जो कलेक्टर के ऊपर बैठे होते हैं कमिश्नर के ऊपर असिस्टेंट बैठे होते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनको कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। राइट हैविंग बीन जनरेटिंग बिफोर द पार्टिकुलर रिगार्डिंग एट इट हैज बीन इंटर्ड प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। कहते हैं जो राइट है ना प्रिस्क्राइब रजिस्टर में जो बताया गया ना उसी असल मालिक वही होगा। वो कहते हैं कि ना टीनेट जो है प्रिस्क्राइब रजिस्टर नॉट हैविंग बीन, वो टीनेट जो है ना अगर उसमें बताया गया है ना तो उसका जो होगा उसी के बताया गया उसके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं कि ये बात जो है बिल्कुल ठीक है और वो मैं खुद ऐसा चाहता हूँ तो वो ठीक है हो जाएगा। अगर वो कलेक्टर कहते हैं कि वो अगर वो कलेक्टर खुद से करना चाहे तो किसी को कोई राइट नहीं है। उसके बाद अगर जो है हैज़ नॉट, अगर रजिस्टर हैज़ नॉट बीन साइंड बाय, अगर टेनेंट जो उस पर साइन नहीं करता तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो टेनेंट्स पे अप्लाई होती हैं ना, ठीक है। वो टेनेंट्सी इसको क्या करती हैं, उसको वैसे ही अलॉट की जाती है, उसको मेंटेन की जाती हैं। उसके स्केड्यूल बारे में बढ़ते स्केड्यूल बारे में बताया गया है कि लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड टेनेंसीज रेफर टू इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो बताया गई टेनेंसीज की लिस्ट है, इसमें देखिए इसमें है कैमल ओनिंग टेनेंट, इसमें लोअर चनाब की बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन 4 हमने पढ़ा नहीं था, ये उसी की बात हो रही है। उसमें ना ये कहते हैं कि इन लोअर चनाब कनोरी पर देखा था हमने चनाब जिसमें रुख एंड मियाँ अली की बात हो रही है। इसमें जो टीनट्स होती हैं ना उसके इसमें ये क्या होती है, सारी जो होती हैं कंडीशन अप्लाई होती हैं। कैमल ऑनिंग टीनट्स हो सकते हैं, कैमल ऑनिंग चौधरी या तो चौधरी कैमल जिसके पास चौधरी ही हो सकते हैं। विलेज हेडमैन ऑर्डनरी विलेज हेडमैन म्यूल ब्रीडिंग, म्यूल जो खच्चर की वो काश्तकार करता है। ट्री प्लांटिंग हो सकता है और टेनट हो सकता है या विलिट मेनियल्स हो सकता है। अब लोअर जेलम, अब पहले चनाब की बात है, अब जेलम क्या कहते हैं, जेलम में लोअर चनाब भी क्या जाते हैं, ऊँट पाले जाते हैं, जबकि लोअर जेलम में क्या हो जाते हैं, घोड़े पाले जाते हैं। और इसके अलावा जो हॉर्स ब्रीडिंग टीनट होते हैं, हॉर्स ब्रीडिंग नजराना पेइंग टीनट होते हैं, विलेज हेडमैन होते हैं जो क्या होते हैं, ट्री प्लांटिंग टीनट्स होते हैं, विलेज मैनुअल्स होते हैं। अगर लोअर सुहाग पारा 3 है, लोअर चनाब, लोअर जेलम, लोअर सुहाग पारा, ये शेड्यूल 1 में है। इसमें जो टेनेंसीज है ना वह विलेज हेडमैन की है, ठीक है। स्केड्यूल 2 रेफर टू इन सेक्शन 30, ठीक है। सेक्शन 30 में वो कहते हैं कि एन एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल राइट्स टू मिनरल्स, अगर किसी जगह पे ज़मीन जो है वो किसी भी मालिक की, अब देखें ये गवर्नमेंट लैंड की बात हो रही है। अब इसमें अगर कोई किसी के पास प्राइवेट ज़मीन है, अगर वहाँ पे कोई वो खुदाई की जाती है, काश्त की जाती है, पहले तो उस पर परमिट लिया जाएगा उसी बंदे से, इजाज़त लिया कि हाँ क्या आपकी ज़मीन में हम खुदाई कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़मीन परमिट मिल जाता है वहाँ पे खुदाई की जाती है
तो वहाँ पे कोई भी अगर मिनरल निकल आता है ना तो ज़मीन तो उसको ही होगी, तो वो क्या होगी, वो मिनरल क्या होगा, गवर्नमेंट क्या होगा, उसमें उसके जो जिस ज़मीन पर निकलेगा, जितनी ज़मीन चाहिए गवर्नमेंट को, वो क्या करेगी, उस बंदे से परचेज़ कर लेगी। ठीक है, इस तरीके के मुताबिक ये काम होता है। उसके बाद पावर टू गवर्नमेंट एंट्री टू सर्च फॉर मिनरल, इस मिनरल्स की बात हो रही है, वही चीज़ हो गई। अभी ये किसी चीज़ को सर्च करना चाहे तो भी उस बंदे को क्या करेगी, पहले वो क्या रहेगी, पेमेंट करेगी। कंपनसेशन की बात है फ्रॉड डैमेज बाय एंट्री, अगर कोई बंदा है जिसने अगर सपोज को चावल काश्त किए हुए थे, अगर सर्च के लिए गए हैं या किसी भी और चीज़ के लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट या उसके बंदे गए हैं, उसकी हैवी मशीनरी की उसकी फसल तबाह हो गई है ना, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या होगी, जितनी भी उसका नुकसान होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसके बदले में कंपनसेशन देगी उसको, उसके अखराजात देगी। आगे डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, और उसमें वो एक बॉन्ड कलेक्टर जो होता है ना, वो हर बंदे की ना एक ज़मीन होती है, उसकी ना बाउंड्री सेट करता है, वो उसकी उस लिमिट से बाहर नहीं आती। जो लैंड होती है गवर्नमेंट लैंड की, अगर गवर्नमेंट लैंड की भी है ना, तो वो भी एक उसकी एक लिमिट होगी, वो भी एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। आर्बिट्रेशन में कहते हैं कि बाज़ ऐसे उनके आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इनकी लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, टीनेट के हो जाते हैं और फिर ऑनर के हो जाते हैं, बाज़ कभी गवर्नमेंट के भी हो जाते हैं, टीनेट्स के भी हो जाते हैं, क्योंकि इलीगल कभी कभी कोशिश होते हैं, इलीगल ऑक्यूपायर बन जाते हैं। काफ़ी टाइम जो गुजर चुका होता है, वो समझते हैं कि ज़मीन हमारी हो गई, तो तब उनके क्या करते हैं कि इनके आपस में लड़ाई भी हो जाती है। और इसको इनके जो होते हैं, जब इनकी होते हैं डिसीजन कौन करते हैं, तब करते हैं इनके एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम जो ऑफिसर होता है रेवेन्यू का, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, और दूसरा होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। इन दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और मामले को रिजॉल्व करते हैं। जी जनाब अली, ये था हमारा क्लोनेशन एक्ट का पार्ट नंबर 2। जनाब अली, ये आपने पढ़ लिया, इसने देख लिया, इसमें कुछ याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो है समझने वाला ये था, आपने सुन लिया। अब मैं मज़ीद अगली वीडियो में आपको 1 लाइनर दूँगी, जिसमें से आपके MCQs बनेंगे, वो आपको याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।